Hello everyone, welcome to lecture number 3 on the JNU Environmental Science PhD level exam from the previous year 2019 paper. I request you to subscribe my channel and contact us for the latest study material. So here we are discussing the part A, that is having 40 questions and each question is mandatory. The section mark was 50. In total you will get 180 minutes and the total mark will be 100. So the first question in this lecture series is an analyst made following observations for Fe and copper concentration. This is the question. Okay. So in this question they are telling it is in ppm units in the standard of soil. आयरन एंड कॉपर के हमारे 3 ऑब्जर्वेशन दिए हैं एक ट्रू वैल्यू के साथ, ठीक है, और कुछ स्टेटमेंट पूछा हुआ है, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक स्टेटमेंट को, ठीक है। द फर्स्ट स्टेटमेंट टेल्स Fe analysis has 4% error. So percentage of error from observation 1, observation 2 and observation 3 is 60 minus 56, ठीक है। 60 60 60 minus 56 4%, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम मीन भी लेंगे तो 60 60 60 डिवाइड बाय 3 भी लेंगे तो भी हमारा मीन कितना आएगा 60, तो 60 माइनस 56 कितना होगा 4%, ठीक है। 4%, तो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है। एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर इज कितना 40 प्लस 30 प्लस 50 अपॉन 3 120 अपॉन 3 दैट इज 40, ट्रू वैल्यू, ठीक है। इन तीनों का एवरेज, ठीक है, 40 एग्जैक्ट है ट्रू वैल्यू ऑफ कॉपर, ठीक है। तो ये भी 100% राइट है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कॉपर एनालिसिस शोड हाई प्रिसीजन इन दी एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्यों भाई, देख सकते हो 40 है 30 है 50 है, पहले में तो 0 का डिफरेंस आ गया, फिर क्या हुआ, फिर डिफरेंस मारे ट्रू वैल्यू से 10 का, ठीक है, फिर 10 का, ठीक है। तो डिफरेंस तो भाई सिमिलर नहीं है ना, 10 10 0 है, तो दैट्स व्हाई क्या डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन 1 क्या है 0 एंड ऑब्जर्वेशन 2 एंड 3 में क्या है आपका 10 है, तो इस वजह से ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा, और वही पूछा है नॉट करेक्ट, तो आंसर आपका सी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा प्रिसीजन का अर्थ ये होता है कि सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो क्लोज होने चाहिए, जितने भी ऑब्जर्वेशन आपने लिए हैं वो क्लोज होना चाहिए। अगर आयरन की बात करें तो हाई प्रिसीजन है, क्योंकि सारे के सारे तो खुद ही हैं, वही नंबर एक ही नंबर है, तो प्रिसीजन तो 100% है भाई, तीनों के तीनों ऑब्जर्वेशन में सेम वैल्यू आई है, 100% है, ठीक है। आई होप ये आपके लिए इजी है। In this question they're asking a sample must be a representative in nature, representative sample means, ठीक है। तो representative sample क्या होता है, subset of a population, ठीक है, seeks to मतलब tends to accurately reflect the characteristics of a larger group, ठीक है। पहला ऑप्शन बोलता है sample similar to the population in all the respect, नहीं पॉसिबल है भाई, सैंपल विद इन दो वेरिएशंस होते ही हैं पॉपुलेशन में, ठीक है, वेरिएशंस होते ही हैं, तो ये तो भाई 100% ट्रू है कि सारे वेरिएशंस होगा, तो पहला वाला तो नहीं होने से रहा, ठीक है। रेप्लिका ऑफ द पॉपुलेशन फॉर सम कैरेक्टरिस्टिक, इट माइट बी पॉसिबल समटाइम्स द व्हाट द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज ए रेप्लिका ऑफ ए सम कैरेक्टरिस्टिक्स बट इट मे नॉट बी पॉसिबल, ओके, दिस इज आल्सो ट्रू, मतलब कहीं पे हो सकता है, कहीं हो भी सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता, ठीक है। बात करते हैं सैंपल व्हिच इज स्मॉलर इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये तो एब्सोल्युटली ट्रू होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल तो छोटा होना ही है, ऐसा तो नहीं कि एग्जैक्टली पॉपुलेशन के बराबर नहीं हो सकता, दैट इज 100% ट्रू, तो ये आपका आंसर तो होगा ही होगा, ठीक है, बात तो ये है। फिर आता है कंसंट्रेशन आल्सो कैन नॉट मैच द पॉपुलेशन मीन, हाँ भाई पॉपुलेशन के मीन से कैसे मैच कर लेगा सैंपल का, कंसंट्रेशन सिमिलर तो नहीं हो सकता, सीधी बात है, सिमिलर कैसे होगा पॉपुलेशन मीन के, क्योंकि पॉपुलेशन इतना बड़ा है, उसका मीन लोगे एक अलग आएगा, सैंपल का मीन लोगे एक अलग आएगा, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो ना क्यों, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसका कंसंट्रेशन सिमिलर हो जाएगा आपके पॉपुलेशन मीन से, थोड़ा वेरिएशन तो रहेगा जरूर, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, वो बोलता है कि soil samples conducted by the Pramod could include all the types of soil samples in a given area will fix the boundaries in the equal proportion. The sampling technique is called as, ठीक है, यहाँ पे दिया है convenient sampling technique, purposive sampling technique, probability sampling technique and pre-divided sampling technique, ठीक है। तो बात करते हैं the most critical requirement of a probability sampling होती क्या है, everyone in your population has known and equal chance of getting selected, यहीं से हमारी आंसर आ जाती है, क्या बोला है, ऑल दी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर इंक्लूडेड इन ए गिवन एरिया, तो ऑल दी टाइप्स इंक्लूड होने का अर्थ ही हो जाता है वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी होने का अर्थ क्या है कि जहां पे अब सभी
चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, फिर इक्वल प्रोपोर्शन दिया है, बराबर का प्रोपोर्शन में, तो प्रोबेबिलिटी तो होना ही है, ठीक है। इसमें तो बात ही नहीं करना। अगर एग्जांपल लें 100 पीपल है, एवरी पर्सन वुड हैव odds of 1 in 100 फॉर गेटिंग सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये बात होती है 100 में से एक को सिलेक्ट करना है और सभी 100 की चांसेस है कि सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, उनमें से कोई एक सिलेक्ट हो जाए, ये बात आता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इक्वली लाइकली चांसेस होने चाहिए सबके पास, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने ऑल सॉइल टाइप्स को इन गिवन एरिया को फिक्स्ड बाउंड्रीज में इक्वल प्रोपोर्शन दिया, इक्वल प्रोपोर्शन और ऑल टाइप्स दिया है। दोनों टर्म जो है वो बहुत ही पावरफुल टर्म है, जिसको आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक लगाना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको दूसरे भी पढ़ने हैं, जैसे कन्वीनियंट सैंपलिंग टेक्निक क्या होता है, पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक क्या होता है, प्री डिवाइडेड सैंपलिंग टेक्निक क्या होता है, ये भी आप जाके रिवीजन करें आज, लेकिन नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कल को इस पे क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई द केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस इन ए जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है स्प्लिटिंग ऑफ बर्डर, ग्राइंडिंग ऑफ पेबल्स इनटू सैंड, क्लीवेज ऑफ फेल्डस्पार एंड फोर्थ इज रस्टिंग ऑफ हॉर्नब्लेड, ठीक है। रस्टिंग नाम सुनते ही तो याद आ जाएगा तुमको कोरोजन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो आंसर तो यही होगा भाई 100%, ठीक है। लेकिन थोड़ा डिस्कस करते हैं क्यों होगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ बर्डर में क्या हो रहा है, फिजिकली ब्रेकिंग, स्प्लिट हो रहा है, एक मिनरल है और ये मिनरल बीच से स्प्लिट हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है, स्प्लिटिंग। Grinding of pebbles into sands mean crushing and churning of the pebbles to make it brittle into sand, which is also a physical weathering, ठीक है। पत्थर टूटा, धीरे 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 बालू बन जाएगा, ठीक है। तो पेबल सैंड में कन्वर्ट हो गया, तो ऑब्वियसली फिजिकल वेदरिंग है, क्योंकि स्लोप है, स्लोप से वो पत्थर जो है रोलिंग करते हुए आ रहा है, इस वजह से वो यहाँ पे टूट के गिर रहा है। फिर आता है क्लीवेज इज ए प्लेन ऑफ मिनरल अलोंग विच स्प्लिट्स इनटू परफेक्ट प्लेन। हाँ, क्लीवेज की बात करें तो ये एक मिनरल है, अगर ये आपका क्लीवेज प्लेन होगा तो आपका मिनरल कुछ ऐसे दिखेगा, उसका ये जो फेसिंग होगा ये पूरा आपका क्या होगा, क्लीन कट होगा, ठीक है, क्लीन कट दिखेगा, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, ठीक है। जैसे कि आपने बहुत फाइनली काटा है, ठीक है। केक लो, चाकू को बीच से काटो, ठीक है, चाकू से काटो, केक को चाकू से काटो तो पूरा फाइनली कटता है, ठीक है, उसी तरीके से, दैट इज क्लीवेज, ठीक है। लेकिन अगर बात करें रस्टिंग ऑफ हॉर्नब्लेड की, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स आइनोसिलिकेट से किन मिनरल्स का, फेरो हॉर्नब्लेड और मैग्नीशियो हॉर्नब्लेड, ठीक है। फेरो है, फेरो मतलब आयरन का कंटेंट होगा ही होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा वहां पे जो आयरन बियरिंग कंटेंट है, ठीक है, इसलिए उसका रस्टिंग जो होना दैट इज ए केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। तो आंसर आपका क्या होगा, रस्टिंग ऑफ हॉर्नब्लेड। The next question they are asking, dash is the analysis is fast and non-destructive elemental analysis that capability of pointing individual particle with a diameter down the 10 micrometer in this size, ठीक है। डबल एज तो भाई जानते हो, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर भी यूज कर चुके हो, ईडीएक्सआरएफ के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं एक्सजीटी। So it is asking that in X-ray fluorescence, what happens in X-ray fluorescence? Microanalyzers combines with the fast and non-destructive and elemental analysis of energy dispersive X-ray fluorescence, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या यूज होता है, XGT एक्सरे फ्लोरोसेंस माइक्रो एनालाइजर, जो कि कंबाइन करता है फास्ट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट एनालिसिस ऑफ एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे फ्लोरोसेंस, ठीक है, इस मेथड में, व्हिच इज कैपेबिलिटी टू पिन पॉइंट इंडिविजुअल पार्टिकल विद अ डायमीटर डाउन द 10 माइक्रोमीटर इन द साइज। तो ये आपका क्या है, ईडीएक्सआरएफ का आपका क्या है, फ्लो डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। कैसे हो रहा है आपका, एक्सरे ट्यूब है, हाई वोल्टेज का है, एक्सरे ट्यूब क्या कर रहा है, आपका फिल्टर एंड कॉलीमीटर से आपका सैंपल पे पड़ रहा है, सैंपल को क्या हो रहा है, यहाँ पे डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्ट करने के बाद आपका कंट्रोल सर्किट में डाटा कम्युनिकेशन, फिर पीसी, ठीक है, और कंट्रोल सर्किट और ये वाला सर्किट को पावर सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। ये आपका एक फिगर है, ठीक है, एक रफ व्यू आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो एक्सडीआरएफ ईडीएक्सआरएफ का क्या काम है, फास्ट है, नॉन डिस्ट्रक्टिव एलिमेंटल एनालिसिस करता है, क्या पिन पॉइंट कर सकता है, आपका जो पार्टिकल है वो 10 माइक्रोमीटर से लेस हो साइज में, तो उसको पिन पॉइंट कर सकता है। Next question is asking which dense liquid is used to separate the zircon and rutile from the quartz and feldspar in this segment, ठीक है। अगर बात करें हेवी मेटल्स जो होते हैं वो डिफाइंड ऑपरेशनली एज दोज विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है।
उनकी जो आपकी ऑपरेशनल होते हैं, ऑपरेशंस ऑफ हेवी मेटल, उनको डिफाइन किया जाता है थ्रू देयर व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्रोमोफॉर्म लिक्विड, ठीक है, जिसको यूटिलाइज किया जाता है उसको सेपरेट करने के लिए कहां से, लाइटर क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार और कैल्साइट से, ठीक है। तो उसी तरीके से हम अगर बात करें जिरकॉन, ठीक है, जिरकॉन, तो जिरकॉन को सेपरेट कर सकते हैं हम कहां से, यूज टू सेपरेट जिरकॉन एंड रूटाइल, ठीक है, रूटाइल, रूटाइल की बात करें, जिरकॉन एंड रूटाइल, ठीक है। तो जिरकॉन और रूटाइल को सेपरेट कहां से किया जा सकता है, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार सेडिमेंट से किया जाता है। कैसे, आपको ब्रोमोफॉर्म लिक्विड, ब्रोमोफॉर्म लिक्विड है क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि ब्रोमोफॉर्म लिक्विड जो होता है वो हेल्पफुल है आपको सेपरेट करने के लिए, किसको, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार को। तो उसी तरीके से जिरकॉन और रूटाइल को आप सेपरेट कर सकते हैं, किससे, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार से, यूजिंग ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। तो ब्रोमोफॉर्म इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि उसको क्या है, ब्रोमोफॉर्म में क्यों यूज किया जा रहा है, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार को अलग करने के लिए, ठीक है। इफ यू आर वेरी एक्वेंटेड विद दिस स्टेटमेंट, ओके, यू कैन सी दिस स्टेटमेंट एंड यू कैन एनालाइज इटसेल्फ, ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली वो पूछ रहा है व्हिच मिनरल इज ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप हैज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कलरलेस नॉन प्लेक्रोइक प्रिज्मेटिक यूएडल एंड सबएडल ग्रेन्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका जिरकॉन होगा। हम बार बार सुन रहे हैं जिरकॉन का नाम, तो आज उसकी प्रॉपर्टीज तो जान ही लें आप, ठीक है, जिरकॉन की प्रॉपर्टीज तो आराम से पढ़ लें, ठीक है। तो जिरकॉन क्या होता है अपना, उसका फॉर्मूला ZrSiO4, ठीक है, आपका क्रिस्टल सिस्टम जो है टेट्रागोनल है, ठीक है, और डाइपिरामिडल है, ठीक है, स्पेस यूनिट उसका इतना है, यूनिट सेल ये है, ठीक है। आपको याद रखना है कलर में क्या आती है, रेडिश ब्राउन, येलो, कलरलेस भी होता है, ठीक है, क्रिस्टल हैबिटेट में प्रिज्मेटिक, वेरी इंपोर्टेंट, प्रिज्मेटिक, ठीक है, दो आ गए, प्रिज्मेटिक एंड कलरलेस आ गए, ठीक है। बात करते हैं फिर क्या, यूएडल सबएडल की बात कर रहा है, ठीक है। तो यूएडल सबएडल छोड़ो, फिर चलते हैं प्लियोक्रोइज्म, तीसरी प्रॉपर्टी जो दिया है प्लियोक्रोइज्म, वेरी वीक है, ठीक है, नॉन प्लेक्रोइक दिया है, ठीक है, तो नॉन प्लेक्रोइक भी हमारे अंडर में आ गया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जिरकॉन, ठीक है, जिरकॉन। इट इज लिटिल बिट टफ इफ यू डोंट नो व्हाट इज जिरकॉन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिरकॉन एंड हाउ इट इज different from other mineral. If you don't know, you cannot answer this because zircon is coming repeatedly in the exam. You should know about the zircon also, ठीक है, ये आपको याद रखना है।